दुर्गा ने सारी जिंदगी अपने बेटे रोहन को बड़ा करने और उसे कामयाब करने में लगा दी। रोहन के पैदा होते ही उसके पिताजी गुजर गए थे। दुर्गा कम पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया और इसी तरह अपने बेटे को बड़ा किया। रोहन जब बड़ा हुआ तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर घर आ गया। माँ, इसका नाम शालिनी है और हम दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। मैं शालिनी को पिछले 1 साल से जानता था। इसके घर वालों ने इसकी शादी तय कर दी, इसलिए हम लोगों ने मंदिर में शादी कर ली। बेटा, जो बात तुम मुझे अभी बता रहे हो वो मंदिर में जाने से पहले भी तो बता सकते थे। मैं भी आ जाती तुम दोनों की शादी में तुम्हें आशीर्वाद देने। माँ, आशीर्वाद ही तो देना है। हम लोग यहाँ चले आए हैं, अब दे दो। दुर्गा दोनों को आशीर्वाद देकर घर के अंदर बुला लेती है, लेकिन वो मन ही मन दुखी होती है कि एक बेटा था, उसने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली। शालिनी बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी। रोहन, तुमने कहा माँ का आशीर्वाद लेना था। हम लोग यहाँ आ गए, लेकिन मैं इस जगह पर नहीं रह सकती और तुम्हारी माँ कितनी बूढ़ी है, मुझे दिन रात उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ना बाबा ना, मेरी शादीशुदा जिंदगी अभी शुरू हुई है, अभी तो हमारे हंसने खेलने के दिन है। तुम फिक्र क्यों करती हो? हम यहाँ पर बस 1-2 दिन ही रुकेंगे। अब तो मेरा मन भी यहाँ नहीं लगता है। अगले दिन ही रोहन अपना सामान पैक कर रहा था कि तभी दुर्गा वहां आ जाती है। अरे बेटा रोहन, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ, शालिनी को ये जगह अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। अरे बेटा, मुझे रात को बता देता, मैं भी अपना सामान पैक कर लेती। तुम कहाँ जा रही हो माँ? पिछले 2 सालों से मैं तेरे से दूर रह रही हूँ, क्या तू मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा? माँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं? वहां पर हमारा 1 कमरे का घर है, उसमें हम लोग रहेंगे या तुम रहोगी? तुम यहीं रहो माँ, मैं बीच बीच में पैसे भेजता रहूंगा। पैसों की कोई बात नहीं है बेटा, पैसे तो मैंने सारी जिंदगी कमाए हैं, मुझे तो बस तेरा साथ चाहिए। ओहो माँ जी, रोहन ने कितने साफ शब्दों में आपसे कह दिया है, हम आपको साथ नहीं ले जा रहे हैं। दुर्गा अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। रोहन और शालिनी दुर्गा को छोड़कर अपने 1 BHK में चले जाते हैं। 1-2 महीने तक रोहन दुर्गा को कुछ पैसे दे देता था, लेकिन उसके बाद उसने पैसे देने बंद कर दिए। दुर्गा की जमा पूंजी जो भी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और 1 साल बीत गया। एक दिन दुर्गा छोटे से शीशे के सामने खड़ी थी और खुद से बातें कर रही थी। सारी जिंदगी माँ बाप एक बेटा होने की दुआ भगवान से करते हैं, क्या यही दिन देखने के लिए? तभी दुर्गा को अपना प्रतिबिंब बोलता हुआ दिखाई देता है। दुर्गा नाम है तेरा, इतनी लाचार क्यों हो रही है? जवानी से लेकर बुढ़ापे तक तूने अपना सारा समय सिर्फ अपने बेटे को कामयाब बनाने में लगा दिया। आज तो इतनी लाचार हो गई है कि अपनी 2 रोटी कमा नहीं सकती। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है दुर्गा, इस घर से बाहर निकल और निकलकर अपने लिए काम देख। अपने ही प्रतिबिंब से हौसला मिलने पर दुर्गा की शक्ति अंदर से जागृत होती है और वो तभी तैयार होकर घर से निकल जाती है। वो कई लोगों से काम के बारे में बात करती है, लेकिन कहीं पर भी उसे बुढ़िया समझकर काम नहीं दिया जाता। तभी वो सड़क किनारे एक नारियल पानी बेचने वाले के पास जाती है। नारियल पानी पीना है बहन? नहीं भैया, नारियल पानी नहीं पीना है, मुझे काम की तलाश है, तुम मुझे काम दे सकते हो? क्यों मजाक कर रही हो बहन? इस उम्र में भला तुम्हें काम की क्या जरूरत पड़ी है? तुम्हारे बच्चे तुम्हारी देखभाल करेंगे। भैया, तुम्हारा तो सवाल ही गलत है। अगर मैं यहाँ खड़ी होकर तुमसे काम मांग रही हूँ तो समझ जाना चाहिए था कि बच्चे देखभाल नहीं कर रहे हैं। एक बेटा था, वो भी छोड़कर चला गया। अब भगवान ने जितनी उम्र दी है उतनी उम्र तक के लिए खाना पीना तो चाहिए ही ना, इसीलिए काम की तलाश है। तुम्हारे लिए काम? देखो बहन, ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। हाँ, दोपहर को मैं कुछ देर आराम करने के लिए जाता हूँ घर, तब तक तुम दुकान संभाल सकती हो। ठीक है भैया, मैं ये काम कर लूंगी। दुर्गा काम मिलने से खुश थी। दोपहर को नारियल पानी वाला, जिसका नाम महेश था, अपने घर चला जाता है। उसकी जगह दुर्गा दुकान पर बैठी थी। तभी वहाँ कार से 4 कॉलेज के बच्चे गुजर रहे थे। वो दुर्गा को दुकान पर बैठा देख उसके पास आते हैं। आंटी, 4 नारियल पानी देना। हाँ बेटा, ये लो, अभी देती हूँ। आंटी, इस उम्र में भी आप काम कर रही हो? बेटा, काम करने की कोई उम्र नहीं होती, ये तो जरूरत है जो काम करना ही पड़ता है। सही कहा आंटी, अब चिंता मत करो। यहाँ कॉलेज के बहुत बच्चे आते रहते हैं, हम सबसे कहेंगे कि वो आपके यहाँ से नारियल पानी खरीदें।
दुर्गा मुस्कुरा देती है। 1-2 घंटे बाद महेश भी अपनी दुकान पर आता है। भैया, आपके जाने के बाद में 10 नारियल पानी बिके हैं। हाँ। सच कह रही हो बहन, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब मैं दोपहर को जो दुकान बढ़ाकर चला जाता था, बहुत नुकसान में रहता था। मुझे नहीं पता था कि दोपहर को भी यहाँ पर ग्राहक आते हैं। चलो, तुम्हारे आने का मुझे फायदा हुआ। दुर्गा काम मिलने से बहुत खुश थी। रोजाना दोपहर में महेश की दुकान संभालती और आसपास के बच्चे दोपहर को दुर्गा के पास आकर नारियल पानी पीते हैं। बच्चों के आने से चहल पहल भी हो जाती है। दुर्गा भी उनसे बातें करती है और इस तरह समय कब बीत जाता है दुर्गा को पता ही नहीं चलता और अपने बेटे को वो उन सब बच्चों के बीच में बिल्कुल भूल चुकी थी। एक दिन, दुर्गा बहन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी बेटी हैदराबाद में रहती है। उन लोगों ने वहां पर 4 मंजिला मकान बनाया है और मेरा दामाद बहुत अच्छा है। उसने अपने बूढ़े माँ बाप और मुझे अपने पास बुलाया है। कह रहा है कि इस उम्र में मैं किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए सब मेरे साथ रहो। बहुत खुशकिस्मत वाले हो भाई साहब, जो तुम्हारे पास इतनी प्यारी बेटी है। इसका मतलब अब मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ। तुम दुकान बंद करने आए हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तुमसे ये कहने आया था कि आज से तुम इस दुकान की मालकिन हो और ये दुकान तुम अपने तरीके से चलाओ। पर भैया, अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी दुकान का पैसा दे सकूं। तुम तो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हो। मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। ये दुकान भी तुम्हारी है। मैं तुम्हें समझा दूंगा कि सामान कहाँ से आता है, किस भाव में लेना है और कैसे सब कुछ करना है। दुर्गा मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर महेश सारा काम समझा देता है और अपनी बेटी के पास हैदराबाद चला जाता है। अब दुर्गा पूरा दिन दुकान पर बैठती। आसपास के बच्चे दुर्गा को जान ही गए थे। फिर धीरे धीरे उधर के कॉलोनी के लोग भी दुर्गा के पास नारियल पानी लेने आने लगे। दुर्गा सबसे इतने प्यार से बात करती थी कि सभी की प्यारी हो गई और इसी तरह दुर्गा का समय बिजी होने लगा और देखते ही देखते 1 साल और बीत गया। एक दिन शालिनी दुर्गा के पास आती है। माँ जी, रोहन की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको याद कर रहा है। हाँ? क्या हुआ मेरे रोहन को? आपके उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने अपेंडिक्स बताया है। उसके इलाज के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम लोग जितना कमाते थे उतना ही खर्च कर देते थे। अच्छा, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर केवल पैसे मांगने के लिए आई हो? मुझे रोहन ने भेजा है। उसने कहा है माँ पैसों के लिए मना नहीं करेगी। माँ तो कभी किसी चीज के लिए मना करती ही नहीं है। जब भी उसके बच्चों को जरूरत होती है वो तो अपना पेट काट कर भी उसे अपनी पसंद की चीज दिला देती है। पर वही बच्चे फिर क्या करते हैं? ये सुनते ही शालिनी अपना सर नीचे कर देती है। दुर्गा अपने बेटे रोहन के पास जाती है। वो बहुत कमजोर हो रखा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो दर्द से छटपटा रहा था। माँ, मुझे माफ कर दो। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे इलाज में? करीब 2 लाख। दुर्गा अपने कांपते हाथों से साथ लाए हुए बैग को खोलती है और उसमें से 2 लाख रुपए गिनकर डॉक्टर को दे देती है। माँ, तू कितनी अच्छी है। तूने मुझे माफ कर दिया ना। अपना इलाज अच्छे से कराना और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ। 2 रोटी दिन की मिल जाए, बस इतना ही बहुत है। ठीक है माँ, मैं बता दूंगा, लेकिन तू मुझे बता, माँ, तूने अपने बेटे को माफ कर दिया ना? भगवान ने मुझे शायद इसलिए अभी तक जिंदा रखा और काम दिया कि मैं अपना ये आखिरी फर्ज पूरा कर पाऊं। लेकिन बेटा, रही बात माफी की, तो वो तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं शायद बोलकर तुझे कह दूं कि मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन मेरे दिल में जो टीस तूने दी थी, रह रह कर वो हमेशा उभरती रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक वो मेरे दिल में रहेगी, तो सच कहती हूँ, शब्दों से दी गई हुई माफी नहीं होगी। इसीलिए तो खुश रह बस। ये कहकर दुर्गा वहां से चली जाती है। रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगता है। अब क्यों रो रहे हो? अब तो तुम्हारा इलाज आराम से हो जाएगा और माँ कहा ना कि वो और पैसों की मदद कर देगी। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मैं जानता था मेरी माँ ने सारी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजारी है और जब मैं कमाने लगा तो मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। वो सही कहकर गई है, मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। रोहन का इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। कई बार अपनी माँ को मनाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन दुर्गा कड़े शब्दों में कह देती है,
रोहन, तुम यहाँ पर मरते दम तक भी आते रहोगे, मैं तब भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उस दर्द को कभी भूल ही नहीं सकती जब तुम मुझे छोड़ कर गए। जो बेटा एक बार मुझे छोड़ सकता है, उसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने खुद को सर उठाकर जीना सिखा दिया है, इसीलिए आज के बाद तुम मेरे पास कभी मत आना। रोहन वहां से चला जाता है और दुर्गा अपना नारियल पानी बेचकर बहुत खुश थी। वो आस पड़ोस के सभी लोगों से हंसकर बातें करती और सभी लोग दुर्गा को बहुत पसंद करते हैं। सरकारी स्कूल के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा थी। आने जाने वाले लोग भीड़ को देखकर वहीं रुक जाते हैं। तभी कुछ लोग उन लोगों की लड़ाई छुड़वाने में जुट जाते हैं। सही सबक सिखा रही है, इन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। स्कूल के बाहर इन लोगों का क्या मतलब होता है खड़े होने का? अरे बिल्कुल सही कर रहे हो भाई साहब, ये आवारा लड़के, काम धाम इनको होता नहीं है और स्कूल के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और लड़कियों को परेशान करते हैं। काफी मशक्कत के बाद आखिर में भूमि और भावना उन लड़कों को छोड़ देती हैं। बताऊंगा तुझे किसी दिन आकर। किसी दिन क्या, अभी मौका है, अभी बता क्या बताना चाहता है। जीना हराम कर रखा है तुम लोगों ने। रोज यहाँ आकर खड़े हो जाते हो और सबको परेशान करते हो। तुम लोगों की वजह से ही हम लोगों के माँ बाप फिर स्कूल नहीं भेजते। चलो चलो बेटा, अपने घर चलो। इन लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए था। भावना और भूमि दोनों सगी बहनें थीं और गांव के ही एक सरकारी स्कूल में 12वीं और 11वीं की छात्रा थी। गांव के कुछ आवारा लड़के रोज स्कूल के बाहर खड़े होकर लड़कियों को परेशान करते थे। आज जब एक लड़के ने भावना को कुछ कहा तो दोनों बहनें उन लड़कों के साथ भिड़ गई और उन्हें अच्छा सबक सिखाया। रास्ते में, भावना अपना हुलिया जल्दी से ठीक कर ले, अगर माँ ने हमें ऐसे देख लिया तो समझेगी कुछ नहीं, बस सुनाने बैठ जाएगी। हाँ ये भी ठीक है, चल जल्दी घर चल, देर हो रही है। जैसे ही भावना और भूमि घर पहुंचते हैं, उनकी लड़ाई के किस्से उनसे पहले घर पहुंच जाते हैं और उनके जाते ही उनकी माँ राजकली, आ गई तुम दोनों महारानियां। स्कूल में पढ़ने जाती हो या लड़ाई करने? क्या जरूरत थी उन आवारा लड़कों के मुंह लगने की? अरे वो लोग तो हैं ही आवारा, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जवाब देगा? तो क्या चुपचाप सुनकर आ जाती? रोज स्कूल के बाहर खड़े होकर बदतमीजियां करते हैं, कितना बर्दाश्त करती? आज मेरे सब्र का बांध टूट गया है, अक्ल आ गई होगी। आइंदा किसी लड़की को परेशान नहीं करेंगे। माँ तू भी ना स्कूल से आते ही हमारे ऊपर चढ़ गई, कम से कम ये तो पूछ लेती कि हमें चोट वोट तो नहीं लगी। ठहरो, तुम दोनों को मैं बनाती हूँ झांसी की रानी। ठहरो तुम दोनों, मैं बनाती हूँ तुम्हें झांसी की रानी। भावना और भूमि दोनों कमरे में चली जाती हैं। रामधन एक गरीब किसान था और उसकी बेटियां भावना और भूमि थीं। एक तो बेटियां, ऊपर से वो गरीब पिता। सुनाने वाले तो रामधन को भी भतेरी सुना जाते हैं। अरे क्या जरूरत थी बेटियों को इतना पढ़ाने की, जाकर अगला घर ही तो संभालना है। रामधन तू भी ना, एक तेरी ही बेटियां हैं जो 11वीं और 12वीं में पढ़ रही हैं, बाकी सारे गांव की लड़कियां तो 10वीं करके घर बैठ जाती है। भाई घर बैठा कर भी क्या करना था, दोनों का पढ़ने में बड़ा मन है और फिर मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है, वो पढ़ाई में भी अच्छी हैं और घर के कामों में भी। भाई कुछ भी कहो, लेकिन तू तो गांव में एक नई रीत चलाने की सोच रहा है। देख भाई, मैं लड़कियों की नौकरी के खिलाफ हूं, पर मैं ये जरूर चाहता हूं कि बेटियों को पढ़ना चाहिए। रामधन शुरू से चाहता था कि उसकी बेटियां पढ़ी लिखी हों, क्योंकि आजकल जो भी रिश्ते आते हैं सबसे पहले सभी यही पूछते हैं कि आपकी बेटी कितनी पढ़ी है। कुछ दिन बाद गांव में लड़कों के लिए गांव के मुखिया द्वारा एक फौजी एकेडमी बनाई जाती है। गांव के लड़के वहां जाकर फौज में भर्ती होने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग लेने लगते हैं। एक दिन स्कूल से आते वक्त भावना और भूमि भी उस एकेडमी के पास से निकल रही होती हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है कि लड़के अंदर विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। कुछ लड़के रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ झुंड बनाकर भागने की, और कुछ लड़के जो हर्डल्स और लंबी कूद कर रहे थे। दोनों बहनें उन्हें देखने के लिए वहीं रुक जाती हैं। देखा, गांव का मुखिया भी कितना भेदभाव करता है लड़का और लड़की में। लड़कों के लिए एकेडमी खुलवा दी और लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं। पता है भूमि, इनको देखकर मेरा दिल कर रहा है मैं भी इनके साथ ट्रेनिंग करूं और फौज में भर्ती हो जाऊं। फौज में? लगता है भावना जी ऊंचे आसमानों में उड़ रही हैं। मैडम जरा धरती पर नीचे आओ,
तुम्हें पता है ना, हमारे घर में हम पढ़ रहे हैं, यही बहुत है। नौकरी की बात करी तो पिताजी हलक से जबान खींच लेंगे। तभी भावना भूमि का हाथ कसकर पकड़ती है और बोलती है, भूमि कुछ दिमाग लगाना, सच में मेरा दिल कर रहा है कि मुझे फौज में ही होना चाहिए। देख जरा इन लड़कों की किस्मत, इनके लिए तो इतनी सारी सुविधाएं और हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो क्या करें, अब अपने लिए सुविधाएं हमें खुद बनानी पड़ेंगी। अगर पिताजी को पता चल गया कि हम लोग फौज में जाने की सोच रहे हैं तो हमारी टांगे ही तोड़ देंगे। दोनों बहन फौज में भर्ती होने के रंगीन सपने देखते देखते घर पहुंच जाती हैं। क्यों री छोरियों, तुमसे ढंग से पढ़ाई नहीं की जाती? मैंने सुना कि तुमने कुछ लड़कों को पीट दिया। बदतमीजी कर रहे थे पिताजी, इसलिए पीटा, कोई जानबूझकर नहीं। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, आलतू फालतू चीजों पर नहीं। तुम दोनों को पता होना चाहिए मैं कोई इतना अमीर आदमी नहीं हूं कि तुम्हें कोर्ट कचहरी से बचाता फिरूं। जो रूखी सूखी मिलती है उसी में खाकर खुश रहो और अपनी पढ़ाई पूरी करो। अपने पिताजी की डांट खाकर दोनों बहनें चुपचाप अपनी किताब उठाकर पढ़ने लग जाती हैं। पर आज जो वो लड़कों को एकेडमी में देख कर आई, उसके बाद दोनों के सपने में सिर्फ फौज की वर्दी ही आ रही थी। और दोनों आपस में बात करने के बाद, कुछ भी करके हम मेहनत करेंगे और भारतीय सेना में जाएंगे। अगली सुबह दोनों बहनें जल्दी उठ जाती हैं और धीरे से बाहर का दरवाजा खोलकर खेतों की तरफ दौड़ लगाने चली जाती हैं। वहीं पर ही उनके भागने, दौड़ने और वर्कआउट की तैयारी शुरू हो जाती है। स्कूल जाने से पहले दोनों बहनें घर आ जाती और बिल्कुल भी पता नहीं लगने देती कि वो बाहर से प्रैक्टिस करके आई हैं। आजकल मैं देख रही हूं कि तुम दोनों तो खाना खाते खाते भी सूख गई हो। क्या हुआ, कोई परेशानी चल रही है क्या? स्कूल में फिर कुछ हुआ है? ना माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। माँओं को तो वैसे भी अपने बच्चे हमेशा कमजोर ही लगते हैं। थोड़े दिनों बाद भावना के 12वीं का रिजल्ट आ जाता है और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। और उधर भूमि 12वीं कक्षा में आ जाती है। 12वीं के बाद भावना के पिताजी उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। देख बेटा भावना, मेरा तो बड़ा दिल है कि मैं तुझे आगे भी बढ़ाऊं, लेकिन उसके लिए तुझे शहर जाना होगा और मैं अकेली लड़की को शहर नहीं भेज सकता। जानती हूँ पिताजी। अब तो अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटा। भगवान ने चाहा तो कोई अच्छा रिश्ता आएगा, अगले साल तक तेरे हाथ पीले कर दूंगा। और ये सुनते ही भावना का मुंह उतर जाता है। भूमि उसे हौसला देती है। दोनों बहनें छुप छुप कर भागने, दौड़ने, उछलने कूदने की प्रैक्टिस करती हैं। एक दिन सुबह सवेरे जब दोनों बहनें बाहर का दरवाजा खोलकर जाने लगती हैं, तभी रामधन उन दोनों को देख लेता है और चुपके से उनका पीछा करता है। और वो देखता है कि दोनों बहनें भागते भागते खेतों तक गई हैं और खेतों में जाकर प्रैक्टिस कर रही हैं। ये देखकर रामधन हैरान हो जाता है और अचानक से उन दोनों के सामने पहुंच जाता है। क्या हो रहा है ये सब? दोनों अपने पिताजी को सामने खड़ा देखकर घबरा जाती हैं। सांप सूंघ गया तुम दोनों को? जल्दी बताओ, क्या कर रही हो तुम दोनों इतने सवेरे खेतों में? पिताजी, वो ऐसा है, हम लोग, मतलब मैं और भावना, पिताजी, पर पहले आप वादा करो कि आप हम दोनों को पीटोगे नहीं। अगर तुम दोनों ने अभी मुझे नहीं बताया कि तुम दोनों यहां क्या कर रही हो तो मैं तुम्हें अभी पिटाई लगा दूंगा। जल्दी बताओ, क्या कर रही हो तुम दोनों यहां? पिताजी, हम दोनों यहाँ पर फौज की ट्रेनिंग कर रही हैं। आप कभी भी हमें फौज में जाने की इजाजत नहीं देते, इसलिए हम चुपके चुपके प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ देर के लिए रामधन बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। अपनी बेटियों को इस तरह मेहनत करता देख उसकी आंखों के कोने गीले हो जाते हैं। ओ मेरी बेटियों, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं कहाँ लोगों के कहने पर तुम दोनों के ब्याह की सोच रहा था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम लोगों के भी अपने सपने होंगे जो तुम पूरा करना चाहती हो। पिताजी, आपने सबके खिलाफ होकर हमें पढ़ाया है। बस एक मौका दे दो। अगर इस एक मौके में फौज में भर्ती ना हुई तो जो आप कहोगे हम कर लेंगे। ब्याह बोलोगे तो ब्याह भी कर लेंगे। कल फिर तुम दोनों के साथ मैं आऊंगा और तुम्हें बहुत सारी चीजें भी सिखाऊंगा। अपने पिता के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर दोनों बहनें खुशी से रामधन के गले लग जाती हैं। और एक बात और, अपनी माँ को बिल्कुल भी पता मत लगने देना,
वरना सबसे पहले मोर्चा खोलकर वही बैठेगी। और तीनों हंसने लगते हैं। अगले दिन से रामधन अपनी बेटियों के साथ आता और उन्हें भागने दौड़ने कूदने की बारीकियां समझाता। और कुछ दिन बाद ही भावना इंडियन आर्मी का लिखित पेपर पास कर लेती है। और जैसे ही भावना पेपर क्लियर करती है, उसके पिताजी को चिंता होने लगती है कि फिजिकल के लिए मेहनत के साथ साथ भावना को अच्छे खाने की भी ज़रूरत है। और अगर वो फिजिकल क्लियर कर लेती है तो उसको फौज में भेजने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये ख्याल आते ही वो अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है। भाई, मुझे कुछ 1000 रुपयों की जरूरत है। भाई रामधन, अचानक रुपयों की क्या जरूरत पड़ गई? क्या लड़की का रिश्ता विश्ता तय कर दिया है क्या? बस भाई, ऐसा ही कुछ समझ ले। वादा करता हूं 1-2 महीने बाद तेरा सारा पैसा लौटा दूंगा। ये बोलकर शर्मिंदा मत करो यार, मैं तेरे को जितना हो सकेगा उतना पैसा करके देता हूं। अपने दोस्त से पैसे लेकर रामधन अपनी बेटियों के लिए खूब सारे काजू बादाम लेकर आता है। राजकली भी ये देखकर हैरान हो जाती है। क्या बात है जी, ये काजू बादाम किसके लिए लेकर आए हो, और वो भी इतने सारे? अपनी बेटियों के लिए लेकर आया हूं। देख नहीं रही आजकल कैसे हड्डियां नजर आ रही हैं इनकी? लोग बाग बातें बनाएंगे कि लड़कियां हैं तो कुछ खाने को नहीं देते। और हाँ, दोनों के लिए दूध भी लगवा दिया है। कोई कटौती मत करना इनके खाने पीने में। राजकली हैरान अपने पति को और कभी अपनी बेटियों को देख रही थी। अब रोजाना रामधन खुद अपनी बेटियों को दूध और काजू बादाम और अच्छा खाना खिलाता। देखते ही देखते भावना का फिजिकल टेस्ट आ जाता है और रामधन किसी बहाने से भावना को अपने साथ ले जाकर उसे फिजिकल टेस्ट दिलवाता है। और कुछ महीने बाद ही सेना की तरफ से नियुक्ति पत्र आ जाता है, जिसे पढ़ते ही रामधन फूला नहीं समाता। राजकली को भी समझ में आ जाता है कि रामधन अपनी बेटियों के ऊपर इतनी मेहनत क्यों कर रहा था। सारे गांव में हंगामा मच जाता है कि रामधन की लड़की फौज में जा रही है। भावना और भूमि दोनों बहुत खुश होती हैं। देख भूमि, हमारी मेहनत रंग ले आई। अब अगले साल तू भी भर्ती होने की तैयारी कर ले। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं भावना। देख लियो, अगले साल मैं भी भारतीय सेना में आ जाऊंगी। आ जाऊंगी नहीं, आना ही पड़ेगा। दोनों बहनें हंसने लगती हैं। भावना अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है और भूमि अपनी प्रैक्टिस में लगी रहती है। भावना जब अपनी ट्रेनिंग से वापस आती है तो पूरे गांव में उसका भव्य स्वागत होता है। हर जगह उसके नाम के चर्चे होते हैं कि गांव की लड़की फौज में गई है। रामधन और राजकली दोनों ही बहुत खुश होते हैं और 1 साल बाद भूमि भी फौज के दोनों पेपर क्लियर करके फौज में भर्ती हो जाती है। रामधन अपनी दोनों बेटियों को फौजी की ड्रेस में देखकर उन्हें सल्यूट करता है और दोनों बेटियां भागकर अपने माँ बाप के गले लग जाती हैं।